फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के साथ, जिसको हम शॉर्ट में फेमा एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, आपकी केस स्टडी क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले देखो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 इज अ इंडियन लॉ इनेक्टेड टू regulate and manage foreign exchange transactions and facilitate external trade and payments by replacing the earlier foreign exchange regulation act। ठीक है, तो देखो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को 1999 में बनाया गया था। इसका काम क्या है, हमारे देश के अंदर जितने भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है उनको रेगुलेट करना, मैनेज करना, साथ के साथ जो एक्सटर्नल ट्रेड पेमेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट करना, यानी कि उनको प्रमोट करना। और इस एक्ट को फेरा एक्ट, जिसका फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको रिप्लेस करके जो है लेकर आया गया था। Famous primary objective is to facilitate smooth external trade payments and to promote the orderly development and maintenance of foreign exchange market in मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। तो फेमा का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया है कि स्मूथ तरीके से एक्सटर्नल ट्रेड पेमेंट्स यहाँ पर की जाए, साथ के साथ जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसकी प्रमोशन यहाँ पर की जाए। ठीक है, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है वो अच्छे तरीके से सेटल जो है वो हो सके। इट डिफाइंस अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर एक्टिविटीज सच एज फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, डिस्टिंक्शन बिटवीन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो ये एक लीगल फ्रेमवर्क ही बताता है जिसके अंदर वो क्लियर यहाँ पर डेफिनेशन देता है कि फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन कैसे परफॉर्म की जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे की जाएगी, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट यहाँ पर कैसे की जाएंगे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच में डिफरेंस क्या है। द एक्ट empowers the Reserve Bank of India and central government to regulate and oversee the foreign exchange dealings, ensuring that they comply with the rules set forth। तो ठीक है, तो यही जो एक्ट है वो आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बना सके और उन रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई करके हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स है उनको रेगुलेट और ओवरसी जो है वो कर सके। ठीक है, अब अगर फेरा की बात करें तो फेरा काफी रिस्ट्रिक्टेड था, पीनल नेचर था, यानी कि ये रिस्ट्रिक्शन लगाता था फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन पर फेमा ऐसा नहीं है। फेमा जो है वो मोर फैसिलिटेटिव है, लिबरल है। ये जो है वो रेगुलेशन पे फोकस नहीं करता, वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को रेगुलेट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैनेज करता है। ठीक है, साथ के साथ फेमा के अंदर जो पेनल्टीज वगैरह है वो भी कम कर दी गई है, यानी कि सिविल पेनल्टी जो है वो लगाई जाती है अगर यहाँ पर कोई वॉयलेशन जो है वो होती है। तो यहाँ पर आप फीमा का एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर जो है वो करने। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीनरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के जो प्रोविजंस है, रूल्स है, उसके साथ उसको इम्प्लीमेंट करने में, उनको एनफोर्स करने में, ठीक है, और अगर कोई वॉयलेशन करता है तो उसको सजा देने में कौन कौन सी यहाँ पर मशीनरी जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, पार्ट है। तो पहला है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, स्पेशल डायरेक्टर और अपीलेंट ट्रिब्यूनल। तो फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए कौन सी ऐसी मशीनरी है जो कि फेमा एक्ट की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको इम्प्लीमेंट करने में, फॉलो करवाने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, स्पेशल डायरेक्टर, अपीलेंट ट्रिब्यूनल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ये चारों के चारों, ये चारों के चारों मशीनरी हमारे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल जो है वो होती है। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है एक एक करके अगर हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर ले, तो पहला हम बात करते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। देखो, एनफोर्समेंट डायरेक्टर को इस्टेब्लिश करने का जो काम है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। अब ये सेंट्रल जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर, इसका यहाँ पर काम क्या होता है, तो बेसिकली देखो, फेमा की जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ही यहाँ पे जो है वो होता है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर कोई वॉयलेशन की गई है रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम भी जो हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो है वो होता है। उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अगर यहाँ पर मान लो किसी भी तरह की वॉयलेशन की गई है रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो उसकी मतलब कि उसकी जांच पड़ताल और उसके रिगार्डिंग डिसीजन देने का काम जो है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होता है। जैसे कोर्ट होती है ना, पुलिस का काम क्या होता है कि अगर कोई यहाँ पर फ्रॉड हुआ है, ठीक है, तो मतलब कोई भी अगर कोई भी क्राइम हुआ है तो उसे इंस्पेक्ट करके जो सबूत वगैरह है वो इकट्ठा करते हैं, फिर उसको कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर है वो एक तरह की पुलिस हुई, और उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या हुई, एक तरह की कोर्ट हुई, जो कि जो भी सबूत है उसको देखेगी, उसके बिहाफ पर फैसला जो है वो सुनाएगी। उसके बाद देखो स्पेशल डायरेक्टर, अगर कोई पार्टी मान के चलो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के फैसले से खुश नहीं है तो वो स्पेशल डायरेक्टर के पास जो है वो अपील जो है वो कर सकती है। जैसे अगर कोई हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है ना, तो ऐसे ही अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के फैसले से कोई पार्टी खुश नहीं है तो वो स्पेशल डायरेक्टर के पास जो है वो चली जाती है
उसके बाद अगर कोई स्पेशल डायरेक्टर के फैसले से भी खुश नहीं होता है तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जो है वो जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी मशीनरी रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनी पर्सन अग्रीड बाय एन ऑर्डर बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन प्रेफर टू अपील टू द, अगर कोई पर्सन है जो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के फैसले से खुश नहीं है, उससे ना खुश है, तो वो कहाँ पे अपील कर सकता है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, स्पेशल डायरेक्टर, अपीलेट ट्रिब्यूनल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ फेमा एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन? इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर सेक्शन है फेमा का जो कि सेंट्रल बैंक को पावर देता है कि वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन पे रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा सकते हैं, यानी कि कौन सी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को हम कर सकते हैं, कौन सी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को करना मना है, उसके रिगार्डिंग रेगुलेशन जो है वो बना सकती है। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 6 या फिर सेक्शन 10? तो कौन सा सेक्शन है, फटाफट से यहाँ पर चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। कौन सा सेक्शन है फेमा एक्ट का? कौन सा सेक्शन है फेमा एक्ट का जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन पे, यानी कि उसके ऊपर रोक लगा सकते हैं? सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 6 या फिर सेक्शन 10? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, सेक्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर जो है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश सेक्शन ऑफ फेमा एक्ट 1990 रिटेन्स रिस्ट्रेन्स एनी पर्सन resident in India from acquiring, holding, owing, possessing or transferring any foreign exchange, foreign security or any immovable property situated outside India except as specifically provided in the act? यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि इंडिया के जो रेजिडेंट है उसको रोकता है किसी भी फॉरेन एक्सचेंज को ट्रांसफर करने से, एक्वायर करने से, होल्ड करके रखने से, साथ ही साथ किसी फॉरेन सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से, होल्ड करके रखने से। कहने का मतलब क्या है कि अगर इंडिया का रेजिडेंट है तो वो आउटसाइड जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है, यानी कि जो इंडिविजुअल इंडिया के बाहर जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज को ट्रांसफर कर रहा है या फिर फॉरेन सिक्योरिटी को ट्रांसफर कर रहा है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है। तो इसका सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, सेक्शन 6 है या फिर सेक्शन 7 है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगेगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है सेक्शन 4। सेक्शन 4 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर विच सेक्शन ऑफ फेमा इज एन एक्सपोर्टर ऑब्लिगेटेड टू डिक्लेयर द कंप्लीट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट टू द आरबीआई और अनदर ऑथराइज्ड अथॉरिटी? ठीक है, तो इसमें से कौन सा सेक्शन है फेमा का जो कि यहाँ पर एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है कि उसे यहाँ पर जो भी उसने एक्सपोर्ट किया उसकी कंप्लीट वैल्यू जो है वो डिक्लेयर करनी पड़ेगी आरबीआई को या फिर किसी अनदर ऑथराइज अथॉरिटी को, यानी कि उसने जितना भी एक्सपोर्ट किया है उसकी पूरी डिटेल जो है वो सबमिट करवानी पड़ेगी आरबीआई के पास? सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 6 या फिर सेक्शन 7? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सेक्शन 7 इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 7 हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। सेक्शन 7 एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है। सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग एक्सपोर्टर की एक ऑब्लिगेशन होती है कि वो जो भी एक्सपोर्ट करता है उसकी जो कंप्लीट वैल्यू है उसके बारे में फुल डिटेल जो है वो आरबीआई या फिर अनदर ऑथराइज अथॉरिटी को सबमिट करवानी कंपलसरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेक्शन 13 एंड 15 encompasses the stipulation pertaining to penalties and execution of orders issued by, ठीक है, तो अगर हम सेक्शन 13 और 15 की बात करें तो किस अथॉरिटी के जो ऑर्डर्स है उसको एग्जीक्यूट करने से रिलेटेड है सेक्शन 13 और 15, और जो पेनल्टीज यहाँ पर दी गई है उसको एग्जीक्यूट करने से रिलेटेड है। कहने का मतलब क्या है कि कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जिसके जो फैसले हैं, जिसकी जो पेनल्टी है उसको सेक्शन 13 और 15 के अकॉर्डिंग जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज द करेक्ट आंसर। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो भी फैसला यहाँ पर सुनाएगी, जो भी पेनल्टीज यहाँ पर सुनाएगी उसको एग्जीक्यूट करने का जो काम है वो सेक्शन 13 और 15 की रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट द बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन अंडर दिस सेक्शन ऑफ फेमा? तो किस सेक्शन के अंदर आरबीआई के पास अथॉरिटी होती है
कि वो यहाँ पर किसी भी ऑथराइज पर्सन के जो बुक्स हैं, जो अकाउंट्स हैं, उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, ताकि किसी भी तरीके की जो फ्रॉड वगैरह है उसको शुरू में ही आइडेंटिफाई कर सके। सेक्शन 10, सेक्शन 12, सेक्शन 13 या फिर सेक्शन 36। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, सेक्शन 12 इसका करेक्ट आंसर।